Bismillahirrahmanirrahim. Today I'm going to discuss the anatomy of the cornea. इस लेक्चर में हम different dimension of the cornea, embryology of the cornea, different layer of the cornea, blood supply and nerve supply, और लास्ट में उसकी फंक्शन और द रीजन कि वाई कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ द कॉर्निया को। सबसे पहले आप लोग ये सोचेंगे कि जी कॉर्निया जो वर्ड है ये किस चीज से डिराइव हो गया है। सो कॉर्निया के जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड केरेटो से डिराइव हो गया है। और आपको पता है कि ऑप्थेल्मोलॉजी में हम केरेटो वर्ड बहुत ज्यादा यूज करें, लाइक केरेटाइटिस, केरेटोमेट्री वगैरह। सो जब हम केरेटो नाम सुनते हैं, माइंड में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली माइंड में कॉर्निया ही आ जाता है। एक्चुअल यही वजह है कि कॉर्निया जो है ये केरेटो वर्ड से डिराइव हो चुका है। और ग्रीक में केरेटो वर्ड का मतलब है हॉर्न या शील्ड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि एनिमल के हॉर्न आप देखेंगे तो वो जिस मटेरियल से बना हुआ है, जिस तरीके से वो हार्ड है, उसी तरह सेम तरीके से आपकी कॉर्निया भी उसी ही मटेरियल से आपका कॉर्निया जो है भी डेवलप हो चुका है। और वो लोग ये सोच रहे हैं कि जी कॉर्निया जो है वही सेम मटेरियल जिससे आपकी एनिमल हॉर्न बनी हुई है, कॉर्निया भी उससे बना हुई, तो इसी के मुशाबिहत के बेस पे ये कॉर्निया वर्ड जो है ये डिराइव हो चुका है। अब हम बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कॉर्निया के हवाले से, लेकिन सबसे पहले मैं एक यहाँ पे कुछ दो तीन चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ। वो ये चीज़ है कि जब भी हम कॉर्निया की बात करेंगे तो क्या हम डिफाइन करेंगे, कैसे आप कॉर्निया को डिफाइन करेंगे। सो डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए कि आपका वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लास्ट में आपको थोड़ा सा एक सेंटेंस में कॉर्निया को डिफाइन करूंगा कि कॉर्निया को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखिए, जब हम छोटे क्लास में थे या कोई भी जगह पे हम जा रहे थे तो हम आई बाल को 3 लेयर में डिवाइड करते हैं कि एक आई बाल का आउटर मोस्ट लेयर है, एक इसका मिडल लेयर है, एक इसका इनर लेयर है। जब हम आउटर मोस्ट लेयर की बात करें तो हम इस आउटर मोस्ट लेयर जिसका नाम है फाइब्रस लेयर की हम बात करें, जो सबसे आउटसाइड है। अब यही फाइब्रस लेयर में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये फाइब्रस लेयर में आपका ये स्क्लीरा, ये यहाँ पे येलो शो किया गया है। एक्चुअल दिस इज योर स्क्लीरा। सो पोस्टीरियरली आपका फाइब्रस लेयर जो है वो स्क्लीरा से मैड अप हो चुका है। लेकिन यहाँ से आगे आप जाएंगे, यहाँ पे ये जो कलर से शो किया गया है, जहाँ मैं शो कर रहा हूँ आपको माउस से, ये एरिया जो है ये कोई ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर का नाम है कॉर्निया। सो आउटर मोस्ट लेयर फाइब्रस लेयर जो है उसका इंटीरियर पार्ट जो है वो कॉर्निया है। कितने पार्ट का है, अगर हम इसी पूरे आईबॉल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो एक पार्ट जो है जिसको हम कहते हैं 1/6 पार्ट ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर, वो आपका कॉर्निया ने लिया हुआ है। एक चीज क्लियर हो गया कि ये आउटर मोस्ट लेयर का पार्ट है। सेकंड थिंग, आउटर मोस्ट लेयर में देखें तो बैक साइड पे जो आपका स्क्लीरा है ये ओपेक है और यही जो कॉर्निया है ये ट्रांसपेरेंट है। सो आप ये भी कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर उसका जो इंटीरियर 1/6 पार्ट है जो कि ट्रांसपेरेंट भी है, उसको आप कॉर्निया कह सकते हैं। बहुत आसान तरीका हो गया। अच्छा, ये सारी चीजें होगी। अब एक और मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात आपको बताऊं कि कभी आपने सोचा है कि आप देखें ये स्क्लीरा की अगर हम बात करें तो स्क्लीरा देखें, ये पूरा आईबाल देखें तो एक लार्ज बाल बन चुका है, एक लार्ज ग्लोब बनाता है। अगर आप यहाँ कॉर्निया को देखें, कॉर्निया करने से यहाँ से आप सर्कल ड्रा करें तो एक छोटा सा सर्कल बन रहे हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप स्क्लीरा देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेट्स सपोज आपका ये स्क्लीरा है। ठीक है, तो ये स्क्लीरा देखे आपने, उसने एक लार्ज स्पीयर बनाए हैं और इसी के दरमियान जो है हमने कोई छोटा स्पीयर था, उस छोटा स्पीयर से कुछ हिस्सा लिया हुआ है जो यहाँ पे उसके साथ अटैच है। देखिए, अब लार्ज स्पीयर जब छोटा स्पीयर के साथ ऐसे आप मिला रहे हैं, उसके साथ मिल रहे, ये तो आपका कॉर्निया हो गया, ये वाला पार्ट आपका कॉर्निया हो गया। और बैक वाला ये पूरा जो पार्ट है ये आपका स्क्लीरा है। यहाँ देखिए देखिए, दिस इज योर स्क्लीरा। अब अपने लार्ज स्पीयर लिया हुआ है, उससे यहाँ पे छोटा सा हिस्सा जो है वो रिमूव किया गया है और दूसरी साइड पे आपके पास स्मॉल स्पीयर था, उस स्मॉल स्पीयर ने आपने छोटा सा पार्ट निकाल कर यहाँ लगाने की कोशिश की। तो क्या ये स्मॉल पोर्शन जो स्मॉल स्पेयर का है, क्या ये लार्ज फिट में एग्जैक्टली फिट होगा? तो जाहिर बात है, आंसर इज नो, वो इसमें सही फिट नहीं होगा। सो सेम तरीका यहाँ पे भी है। आप देख सकते हैं कि आपका ये कॉर्निया जो है ये यहाँ पे खत्म हो चुका है और स्क्लीरा जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो आप देखिए जहाँ पे इसका जंक्शन है जिसको हम कहते हैं कॉर्नियो स्क्लीरल जंक्शन, दिस इज कॉल्ड कॉर्नियो स्क्लीरल जंक्शन या लिम्बस। अब इस लिम्बस को अगर डिटेल से देखें तो इस लिम्बस में देखिए यहाँ से आप आ रहे हैं तो यहाँ से आपको थोड़ा सा डिप्रेशन, डाउनवर्ड डिप्रेशन मिलेगा
फिर यहाँ से अगेन स्क्लीरा। अब ये डाउनवर्ड डिप्रेशन क्यों मिल रहा है यहाँ पे? इस डाउनवर्ड डिप्रेशन का नाम है एक्सटर्नल स्क्लीरल सल्कस। क्या आप यहाँ से बिल्कुल आ रहे तो आप यहाँ से नीचे चला गया फिर ऊपर। अब यहाँ पे ये आपको वही जंक्शन बना रहे, वही जंक्शन आपको बता रहे कि यहाँ पे कॉर्नियो स्क्लीरल जंक्शन है कि एक छोटा स्पेयर जो है लार्ज स्पेयर के साथ कनेक्ट हो चुका है और इसी जंक्शन का नाम है कॉर्नियो स्क्लीरल जंक्शन या एक्सटर्नल स्क्लीरल सल्कस। इस लिम्बस की डिटेल तो मैं इस लेक्चर में नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली कॉर्निया को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड है लिम्बस के और लिम्बस के स्पेशली इनाटमी में, इंटीरियर चेम्बर की इनाटमी में, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो जो है एक्वस ह्यूमर डायनामिक्स, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ ऐड करूँ। उस पर आप जाकर आप यहाँ पे एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज, ये इंटीरियर चेम्बर एंगल और सारे यहाँ पे जो लिम्बस की इनाटमी है वो वहाँ पे मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन किया, जो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल स्क्लीरल सल्कस जो है वो क्लियर हो गया। एक और बात अगर मैं आपको यह बताऊं तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है ये कोई स्ट्रक्चर ऐसा जा रहे हैं और यहाँ कॉर्नियो स्क्लीरल जंक्शन के बाद भी यहाँ पे ऐसा जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है दिस इज योर बल्बर कंजक्टाइवा, और इस बल्बर कंजक्टाइवा में स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो ये उसकी एपिथेलियम है। ये बल्बर कंजक्टाइवा की क्या है? एपिथेलियम है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कॉर्नियल एपिथेलियम है। तो अब ये कॉर्नियल एपिथेलियम याद रखें कि इसी जंक्शन में, इस लिम्बस में, the corneal epithelium become continuous with the bulbar conjunctiva epithelium, but we discuss later on, ठीक है। अब यहाँ पे इतना याद रखें कि एक्सटर्नल स्क्लीरल सल्कस क्या है और ये क्यों बना है, बिकॉज दो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है, एक लार्ज स्फीयर दूसरा स्मॉल स्फीयर, आपस में एक दूसरे के साथ जैसे फिक्स हो चुका है, जाहिर बात है उस एरिया में थोड़ा सा डिप्रेशन सा होगा, उस डिप्रेशन का नाम है एक्सटर्नल स्क्लीरल सल्कस। और इसी तरह से इंटरनल स्क्लीरल सल्कस भी बिल्कुल यहाँ पे नीचे मौजूद है, लेकिन वो मैंने लिम्बस की एनाटमी में डिटेल्स एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे इंटरनल स्क्लीरल सल्कस में आपका किनाल ऑफ श्लिम मौजूद है, उसके आगे क्या मौजूद है, सारी चीजें मैंने वहां पे डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। सो ये चीज भी आपको क्लियर हो गया। अब हम जा रहे प्रॉपर कॉर्निया को स्टार्ट करने के लिए, बाकी स्ट्रक्चर कॉर्निया की क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। सो ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि जी ये कॉर्निया जो है, ये वाला पार्ट, ये आपका एवस्कुलर भी है और साथ साथ में ट्रांसपेरेंट भी है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन कि ये एवस्कुलर है तो उसकी न्यूट्रिशन का क्या कहानी है, और दूसरी वजह है कि ये ट्रांसपेरेंट क्यों है, ये क्यों इसी तरह स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट भी है। तो ये एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कॉर्निया के हवाले से आपको याद करने की चीज है, याद रखें जब भी हम आई की रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की पावर की बात करें तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारे पास है, स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास है। अगर हम बात करें, ये कॉर्निया है द मोस्ट पावरफुल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है आपकी आई में, वो आपकी कॉर्निया है। और फिर इसके बाद आपकी लेंस है, ठीक है। तो लेंस जो है वो भी टोटल पावर कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वो ओनली 15 डायप्टर तक पावर कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया की इंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस, हम टोटल उसकी बात करें तो वो टोटल पावर जो है वो +43 डायप्टर है। और आपको पता है कि आई बाल की टोटल पावर +58 डायप्टर है। तो आप +58 में से आप निकाल ले +43, तो इसका मतलब है कि 70% आई बाल की जो पावर है वो तो आपकी कॉर्निया की वजह से है। सो ये इसलिए हम उसको डिफाइन और भी आसानी से कर सकता है कि ए वस्कुलर, ट्रांसपेरेंट, द इंटीरियर 1/5 ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर, और साथ साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि द मोस्ट पावरफुल रिफ्रैक्टिंग स्ट्रक्चर या सरफेस ऑफ द आईबॉल जो है वो क्या है, वो आपके कॉर्निया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस भी साथ में ऐड किया हुआ है। आप ये कहेंगे कि यहाँ पे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को क्यों ऐड किया हुआ है? इसलिए कि जब हम पावर कैलकुलेट करते हैं किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस को, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए। आपको याद है जो ऑप्थेल्मिक लेंसेज वाला लेक्चर मैंने दिया हुआ है, तो उसमें मैंने स्फेरिकल सरफेस की पावर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, अगर आपको याद है। वो फार्मूला ये था कि P इज इक्वल टू N2 माइनस N1। P इज इक्वल टू पावर जो है वो किस चीज के बराबर है, वो बराबर है आपके N2 माइनस N1, और यहाँ से उसको डिवाइड करना है R पे। अब ये R क्या है, तो R जिस सरफेस को हम सरफेस कैलकुलेट करना चाहते हैं, उस सरफेस के आप रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे। आगे मैं कॉर्निया की रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके साथ शेयर करूंगा। उसी रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लेंगे, लेकिन उसको आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में। सो वो वैल्यू आपने मीटर में कन्वर्ट किया है। अब ये N2 और N1 क्या है, ये N2 N1 जो है दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है। अब N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है जिसमें लाइट आपका एंट्री करेगा।
और N2 उस मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे जिसमें लाइट एंटर्ड हो, जिससे लाइट आ रही है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से कोई इंसिडेंट लाइट आ रही है और सबसे पहले आपको पता है कॉर्निया के ऊपर क्या है, कॉर्निया के ऊपर आपका टीयर है, तो यहाँ पे आपका टीयर मौजूद है, तो सबसे पहले लाइट जो है वो एंटर होगा टीयर में, और फिर टीयर से कॉर्निया में, और फिर कॉर्निया से देकर यहाँ पे एक्वस ह्यूमर में जाएगा, और फिर एक्वस ह्यूमर से लेंस, और लेंस से फिर वेट्रस, और यहाँ तक लाइट आएगा। तो सबसे पहले हम हर एक सरफेस पे पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टीयर की बात करेंगे कि जब लाइट जो है वो टीयर से टकराएगा तो टीयर कितना पावर ऐड करेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो यहाँ पे प्ले करेगा वो आपका टीयर फिल्म कर रहे हैं। टीयर फिल्म इतना ज्यादा पावर कंट्रीब्यूट करेंगे कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। और याद रखें कि ये टीयर फिल्म की अपनी कोई खसूसियत नहीं है, बिकॉज कार्नी ने एक सरफेस प्रोवाइड किया है। अब उस सरफेस के प्रोवाइड, इस सरफेस के अकॉर्डिंगली आपका टीयर फिल्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है। तो जिस तरीके से आपका कॉर्निया की स्ट्रक्चर अगर अल्टर्ड हो रहा है तो उसी तरह से आपका टीयर जो फिल्म है उसका स्ट्रक्चर भी अल्टर्ड होगा, तो जाहिर बात है पावर भी चेंज होगा। बट एनी हाउ हम इसकी बात करेंगे, तो इसमें अगर मैं आपसे ये डिस्कस करूं कि आप फर्स्ट सरफेस जो है टीयर और एयर फिल्म की सरफेस, एयर जो और टीयर फिल्म की सरफेस है उससे आप पावर कैलकुलेट करेंगे। तो किस में एंटर हो रहे हैं, टीयर फिल्म में। तो टीयर फिल्म आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टीयर फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1.33। और किस से एंटर हो, एयर से, एयर का कितना है 1, तो यहाँ से आपने ये लिख लिया। और नीचे आपने कॉर्निया का जो रिफ्रैक्टिव सॉरी कॉर्निया का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखेंगे, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम वो 7.8 ले ले, कॉर्निया का इंटीरियर सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम 7.8 ले ले, ये मिलीमीटर है, तो सबसे पहले उसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब 1000 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो उससे सम पॉइंट 0.0078 आएगा। अब यहाँ से उसको माइनस करना है 1.33 से, आप 1 माइनस करेंगे तो जाहिर बात है आपके पास 0.33 आ रहे। अब इसी 0.33 को आपने डिवाइड करना है 0.0078, उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, वो आंसर आएगा 43 डायप्टर, समथिंग 43 डायप्टर। फिर आप इसी बैक सरफेस की बात, इसी इंटीरियर सरफेस, लेकिन टीयर फिल्म से लाइट किस में एंटर होगा, कॉर्निया में। तो अब टीयर फिल्म और कॉर्निया के बीच में ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम आप अभी एंटर हो रहे लाइट कॉर्निया में, तो आप कॉर्निया का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.337 लिखेंगे, और इससे माइनस करेंगे जो टीयर फिल्म का 1.33 इससे करेंगे, और फिर वही 7.8 से कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू बहुत कम आएगा, तकरीबन 5 डायप्टर तक आ रहे, 5 डायप्टर तक आ रहे। तो अब जिसका मतलब है कि कॉर्निया के इंटीरियर सरफेस और टीयर फिल्म ने +43 और +5, टोटल जो है, टोटल पावर ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया जो है वो +48 डायप्टर है, +48 डायप्टर। लेकिन अब फिर आप कॉर्निया की बैक सरफेस और एक्वस की दरमियान आप करेंगे, इसी सेम फार्मूले से आप करेंगे, सो यहाँ पे आपके पास जो पावर आएगा वो माइनस आएगा। अब माइनस क्यों आएगा, ये कोई ला के खिलाफ काम नहीं हो रहा, ये वही अगर आपको स्नेल ला याद है कि आप ये सारी चीजें हम डिस्कस करें ना, कि वन लाइट जो है वो एक रियर मीडियम से डेंसर में आ रहे हैं तो वो टुवर्ड द नॉर्मल आएगा, लेकिन अगर कोई लाइट जो है वो डेंसर से रियर में जाएगा तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो अब अगर हम कॉर्निया की बात करेंगे तो कॉर्निया इस टाइम हमारे पास डेंसर मीडियम है, बिकॉज उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। और टीयर की एक्वस ह्यूमर की अगर हम बात करेंगे तो एक्वस ह्यूमर जो है वो 1.33, ये हमारे पास रियर मीडियम है। तो अब लाइट जो है वो डेंसर से रियर में आ रहा है तो वो थोड़ी सी डाइवर्जेंस शो करेंगी, अवे जाएगा फ्रॉम द नॉर्मल, और इसी फार्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आएगा -5 डायप्टर। सो आएगा क्या आएगा, -5 डायप्टर। अब यहाँ पे ये सारी चीजें आप अलजेब्रिकली ऐड करें कि +43 +5 -5, तो अलजेब्रिकली आप सारी चीजें ऐड करेंगे तो आपके पास यही आएगा +43 डायप्टर पावर। तो आप आसानी से कर सकते हैं कि हमारी आई की पावर जो है वो कितनी है, ठीक हो क्या। अच्छा, और इस एग्जांपल को हम इसमें भी कर सकते हैं कि आप किसी अंडर वाटर चले जाए, वहां पे आपको सारी चीजें ब्लर होगी, वो एक हाइपरोपिया कंडीशन डेवलप होगा। अब वो हाइपरोपिया कंडीशन कैसे डेवलप हो रहे हैं, अब देखिए वहां पे आपकी कॉर्निया के बाहर क्या है, एयर नहीं है, वहां पे वाटर होगा, और वाटर और टीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम है। और देखिए इस फार्मूले से आपको पता चल रहा है कि अगर जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की डिफरेंसेस ज्यादा आ रहे हैं तो पावर भी ज्यादा होगा। और दो मीडियो की रिफ्रैक्टिव एरर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की डिफरेंस कम आ रही है तो पावर भी कम होगा। इसलिए कि टीयर और एयर जो है इसकी सरफेस के दरमियान सबसे ज्यादा पावर इसलिए आ गया कि टीयर का देखे तो आप 1.33 है और एयर का देखे 1 है, तो
काफी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस है, बाकी किसी दूसरे मीडिया में इतनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस नहीं आया। अच्छा, ये भी हो गया पावर, ये सारी चीजें हो गई। अब कुछ और डायमेंशन है कॉर्निया के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन याद रखना है। अब देखिए कॉर्निया के जो हॉरिजॉन्टल, अगर हम कॉर्निया के हॉरिजॉन्टल डायमीटर की बात करें तो ये आपके पास 11.75 मिलीमीटर है। अगर आप वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल आप देख सकते हैं कि वो आपके पास 11 मिलीमीटर है। ठीक है, सो देखिए दिस इज नॉट अ सर्कुलर स्ट्रक्चर। कॉर्निया की अगर हम इंटीरियर सरफेस देखेंगे तो वो सर्कुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। सर्कुलर तब होगा कि जब आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायमीटर सेम होगा तो वो एक सर्कुलर बनाएगा। लेकिन जब आपके हॉरिजॉन्टल डायमीटर ज्यादा है, वर्टिकल कम होगा, तो वो स्ट्रक्चर, वो इसको हम स्फेरिकल तो नहीं, सर्कुलर स्ट्रक्चर को नहीं कह सकते, लेकिन जिसमें आपकी हॉरिजॉन्टल डायमीटर ज्यादा है, वर्टिकल कम हो, तो उस स्ट्रक्चर हम कहते हैं एलिप्टिकल स्ट्रक्चर। सो हम कह सकते हैं कि आपकी कॉर्निया की इंटीरियर सरफेस जो है वो एलिप्टिकल है। लेकिन अगर कॉर्निया की पोस्टीरियर सरफेस की हम बात करेंगे, द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज वो सर्कुलर, बिकॉज पोस्टीरियर सरफेस पे देखें तो उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों की डायमीटर जो है वो 11.5 मिलीमीटर है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने लोगों ने याद किया। अब इसी ही नॉर्मल डायमेंशन को माइंड में रखकर हम कुछ क्लिनिकल चीजें भी डिस्कस कर सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चे भी है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो किसी बच्चे का कॉर्निया जो है वो नॉर्मल से ज्यादा होता है, किसी बच्चे का कॉर्निया जो है नॉर्मल से कम होता है। तो नाम से पता चलता है माइक्रो कॉर्निया, स्मॉल कॉर्निया, माइक्रो कॉर्निया मीन लार्ज। लेकिन माइक्रो कॉर्निया हम किसको कहेंगे, माइक्रो कॉर्निया? तो उसके लिए एक लिमिट है, याद रखिए कि अगर किसी इंडिविजुअल का हॉरिजॉन्टल कॉर्नियल डायमीटर जो है वो 10 mm से 10 मिलीमीटर से कम होगा, हम उसे कहेंगे दिस इज द माइक्रो कॉर्निया। अगर किसी इंडिविजुअल का हॉरिजॉन्टल कॉर्नियल डायमीटर जो है वो 13 मिलीमीटर से ज्यादा हो गया, तो वो आपको लेवल करना पड़ेगा एज अ मैक्रो कॉर्निया। इसके अलावा हम और डायमेंशन है टेक्निस की, अगर हम बात करेंगे तो कॉर्निया की जो टेक्निस है, याद रखिए सबसे कॉर्निया थिनेस्ट पॉइंट जो है उसकी एपेक्स है। दिस इज द एपेक्स, जो ऑप्टिकल जोन है, बिल्कुल सेंटर में आप जाएंगे तो सेंटर में उसकी टेक्निस 0.52 मिलीमीटर उसकी टेक्निस है। और जैसे हम इधर पेरिफेरी पे जा रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम जैसे पेरिफेरी पे जा रहे हैं तो उसकी टेक्निस ज्यादा हो रही है। अब देखिए इस एरिया में देखें तो 0.67 मिलीमीटर तक है। एंड इवन लिम्बस में हम चले जाए तो लिम्बस में एटलीस्ट ये 1 मिलीमीटर तक भी हो सकता है। सो इंपॉर्टेंट बात कि सेंटर में कॉर्निया थिन, एंड जब जितने हम पेरिफेरी पे जा रहे हैं तो कॉर्निया की थिकनेस ज्यादा हो रही है। अब हम अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि कॉर्निया जो है उसने ग्लोब का इंटीरियर 1/6 जो है आप ग्लोब उस कॉर्निया ने बनाया है। लेकिन सरफेस एरिया की हम बात करें तो याद रखिए 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इसकी सरफेस एरिया है। ये भी अपने पास याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। इसके अलावा हम ऑप्टिकल जोन की बात करें, आप देखेंगे कि ऑप्टिकल जोन हम किसको कहते हैं। ये चीज याद रखें कि आपके कॉर्निया, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि सेंटर में जो है, सेंटर में एरिया बहुत थिन है, अब पेरिफेरी में ये जा रहे हैं तो ये और भी थिक होता जा रहा है। एक और भी चीज याद रखिए कि कॉर्निया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉर्निया जो है वो एक सर्कुलर इंटीरियर, वो सर्कुलर भी नहीं है। और सर्कुलर के साथ साथ याद रखिए कि कॉर्निया हमें जाहिर हो तो स्फीयर लग रहा है, बट कॉर्निया इज नॉट अ स्फीयर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो सेंटर में है, सेंटर में अबाउट 4 मिलीमीटर या कुछ बुक में 5.4 मिलीमीटर लिखा हुआ है। इसी सेंटर एरिया में अगर आप कॉर्निया को देखेंगे सेंटर एरिया में, तो इसी सेंटर एरिया में ये स्फेरिकल है। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे जा रहे हैं तो यस ए स्पेसिफिसिटी वैल्यू जो है वो और भी ज्यादा होता जा रहा है। आगे एक और स्लाइड में मैं आपके साथ क्लियर करूंगा। सिर्फ इतना याद रखें कि ये सेंटर एरिया जो है, जो आपके पास 1.3 ऑफ द कॉर्निया जो है उसके सेंटर जो है, या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि सेंटर जो 5.4 मिलीमीटर जोन है, ये आपका स्पेरिकल जोन है। और इसी स्पेरिकल जोन का दूसरा नाम ऑप्टिकल जोन है, कि इसी से जो भी लाइट पास होगा वो एग्जैक्टली रेटिना पे फोकस होकर, कोई रिफ्रैक्टिव एरर सारी चीजें नहीं है। ठीक है, लेकिन इसी एरिया से बाहर जो एरिया है उसको हम नॉन ऑप्टिकल जोन भी कह सकते हैं। ये चीज भी आपका क्लियर हो गया। इसके साथ साथ हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे। तो कॉर्निया की इंटीरियर सरफेस की अगर हम बात करें तो इंटीरियर सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 7.8 है। अगर हम पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर जो है वो 6.5 मिलीमीटर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉर्निया जो है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कॉर्निया का पोस्टीरियर सरफेस है, ये कॉर्निया का इंटीरियर सरफेस मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, और ये उसकी थिकनेस है। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी थिकनेस ज्यादा की, लेकिन ये मैं एनाटॉमिकल नहीं, मैं सिर्फ आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर के हवाले से बात करूँ। ठीक है, तो जाहिर बात है पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस अगर आप उसको बैक ट्रेस करें
तो यहाँ से आपको जाहिर बात है यहाँ से आपको एक सर्कल मिलेगा, ठीक है? ऐसा एक छोटा सा सर्कल आपको मिलेगा, हमें बाकी आप खुद बनाएं। और फिर अगर इंटीरियर सरफेस को बैक ट्रेस करेंगे तो इंटीरियर सरफेस भी आपस में क्या बनाएगा, एक दूसरा जो है लार्ज सर्कल बनाएगा, ठीक है? अब इस छोटा सर्कल इसी सेंटर से लेकर इसी पोस्टीरियर सरफेस तक एक लाइन ड्रॉ करें। अब यही जो फासला है ये आपको बता रहा है कि ये 6.5 मिलीमीटर है। और ये जो लार्ज सर्कल बन गया जो इंटीरियर सरफेस ने बनाया है, अब इस इंटीरियर सरफेस से एक लाइन जो है वो लार्ज सेंटर जो बन गया उसी सेंटर से आप ले लें तो ये आपका मिलेगा 7.8 मिलीमीटर। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंटीरियर सरफेस जो है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है 7.8 मिलीमीटर है और पोस्टीरियर सरफेस जो है उसकी 6.5 मिलीमीटर है। इसके अलावा ये तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया कि जी पावर क्या है, तो टोटल पावर जो है प्लस 43 डायोप्टर है, लेकिन एयर और टीयर का प्लस 43.6 डायोप्टर, फिर टीयर और कॉर्निया का उसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो 5.3 डायोप्टर आ गया। और कॉर्निया और इक्वस को आप देखें तो वो आपके पास माइनस में आ रहे हैं, -5.8 डायोप्टर। इसको आप अलजेब्रिक लेट करें तो 43 आ रहे हैं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको ये फिगर याद करना चाहिए 1.376। अगर आप जस्ट 1.376 लिखे तो फिर भी ठीक है। स्पेसिफिकली जब आप केरेटोमीटर की रीडिंग और केरेटोमीटर की इक्वेशन को डिराइव कर रहे हो तो उसमें ये फार्मूला आपको ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है ये काफी आपको हेल्प करेगा, ठीक है? इसके अलावा से अगर हम बात करेंगे आ, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहता हूँ कि आपकी जो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है कॉर्नियल एस्पेरिसिटी क्या है, हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं और उसको हम क्यों से डिनोट करते हैं, क्यों से डिनोट करते हैं। अच्छा देखिए एस्पेरिसिटी, अब जब भी हम एस्पेरिसिटी की बात करेंगे, अब इसको एस्पेरिसिटी को हम डिनोट करते हैं क्यों वैल्यू से। अब ये आपको क्या बता रहे हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो कितना सिमिलर है एक स्फीयर के साथ, क्या बहुत ज्यादा सिमिलर है स्फीयर के साथ या उससे थोड़ा सा डिविएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी स्ट्रक्चर का आपकी क्यू वैल्यू जो है वो 0 आ गया तो इसका मतलब है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट स्ट्रक्चर एंड रियल स्फीयर। आप यहाँ पे दरमियान में देख सकते हैं ना कि ये देखिए एक बहुत मजे के स्फीयर बना हुआ है, ठीक है? अगर कोई भी स्फीयर इस तरह बन चुका है कि जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोई भी स्फीयर ले लेना, किसी भी डायरेक्शन वर्टिकल में उसका मेजरमेंट करे, हॉरिजॉन्टल में करे तो ऑल डायरेक्शन में उसका मेजरमेंट सेम आएगा, तो उसको हम कहेंगे कि इसकी स्पेरिसिटी वैल्यू जो है ये 0 है। और 0 स्पेरिसिटी वैल्यू जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्फीयर के लिए आएगा एस्पेरिसिटी, ठीक है? अच्छा, ये हो गया तो स्फीयर के लिए स्पेरिसिटी वैल्यू 0 हो गया। अब अगर हम इस साइड पे जा रहे हैं 0 से राइट साइड पे जा रहे हैं, अगर कोई भी स्पेरिसिटी वैल्यू आपको माइनस में नजर आ रही है, देखिए -0.23 -1, अगर कोई भी स्ट्रक्चर में है तो वो आपको बता रहा है कि द स्ट्रक्चर इज प्रोलेट। आगे मैं बता रहा हूँ कि प्रोलेट क्या है। अगर किसी स्ट्रक्चर की वैल्यू जो है वो आपको प्लस में आ रहा है, इस साइड पे आ रहे हैं कि +1.5 या माइनस, लेकिन वो प्लस में आ रहे हैं, 0 से ज्यादा प्लस में आ रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि वो स्ट्रक्चर क्या है, वो प्रोलेट है। क्या याद किया यहाँ तक कि स्फीयर के लिए एस्पेरिसिटी वैल्यू 0, प्रोलेट के लिए स्पेरिसिटी वैल्यू माइनस होगा और ओब्लेट के लिए स्पेरिसिटी वैल्यू वो पॉजिटिव आएगा। ये चीज भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं इसी नॉलेज को अप्लाई करते हैं अपनी कॉर्निया पे कि कॉर्निया क्या है, ठीक है? सो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी कॉर्निया जो है नॉर्मल कॉर्निया वो प्रोलेट है, वो क्या है, वो प्रोलेट है। और उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, वो क्यों वैल्यू जो है वो -0.26। मैंने आपको बताया था कि जब वैल्यू आपके पास माइनस आ गया तो माइनस ऑटोमेटिकली बता रहे थे सम प्रोलेट, और 0.06 आपको बता रहे कि कितनी डिग्री, कितनी हद तक जो है ये एक स्फीयर से अवे जा रहे, ठीक है? नेगेटिव एरिया आपको क्या बता रहे कि आप, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम कॉर्निया देखें तो कॉर्निया की ये सेंटर एरिया जो है वो ऑलमोस्ट स्फीयर है, लेकिन जितने हम साइड पे जा रहे हैं तो देखिए कॉर्निया देखिए यहाँ फ्लैट होता जा रहे हैं। अगर हम मेल में बात करें तो मेल में ये थोड़ी सी ज्यादा फ्लैट होता जा रहा है, ऐसे ऐसे जल्दी से ये फ्लैट होता जा रहा है। सर्कल तो नहीं बन गया ना, सर्कल तो तब बनता अगर ये यहाँ से ऐसा एक सर्कल बन गया, लेकिन फिर में ये थोड़े से अवे जा रहे सर्कल से, तो कितना अवे जा रहे हैं तो वो आपको बता रहा है कि आपकी प्रोलेट जो है, आपकी कॉर्निया की क्यों वैल्यू कितनी है, ठीक है? अच्छा, एक प्रोलेट है और एक ओब्लेट है। आगे मैं देखता हूँ कि आपके पास ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए कि ओब्लेट क्या होता है और प्रोलेट। अब यहाँ पे
बैक वापस इसी स्ट्रक्चर में आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्ट्रक्चर ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं आपको एक साथ ही शेयर कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे एक ये स्फीयर ले लें, ठीक है। ये स्फीयर है, इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमीटर बिल्कुल इक्वल है, उसकी स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो 0 है। अब यहाँ स्ट्रक्चर आप ले लें, लेकिन यहाँ से आप उसको देखें, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से उसको एक्सटेंड कर दें। ये आप देखिए ऐसे बाल है, स्ट्रेचेबल बाल है, हमने इसको यहाँ से स्ट्रेच कर दिया, तो उससे एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है कि जिसका ये डायमीटर कम और ये ज्यादा हो गया। दूसरे अंदाज में हम इधर से स्ट्रेच कर देते हैं, इन साइड से, सो ऐसा स्ट्रक्चर है ये कि जिसका वर्टिकल डायमीटर कम और ये ज्यादा। अब ये वाला स्ट्रक्चर जो है दिस इज ओबलेट, और ये वाला स्ट्रक्चर जो है दिस इज प्रोलेट। तो आप प्रोलेट के लिए क्यों वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगा, ओबलेट के लिए आपके पास एस्पेरिसिटी वैल्यू जो है, क्यों वैल्यू जो है वो प्लस आएगा, ठीक है। और कार्निया की अगर कोई आपसे पूछे कि एस्पेरिसिटी वैल्यू जो है वो क्या है, तो आप ये बताएंगे कि 0.26, कुछ बुक में ये 0.23 भी लिखा हुआ है, लेकिन एवरेज अगर हम बात करेंगे तो ये -0.26 वैल्यू अपने पास याद रखें। और कॉर्निया जो है वो स्लाइटली क्या है, नॉर्मली कॉर्निया इज प्रोलेट, तो ये भी हो गया। ये चीज़ आपको जब स्पेशली कॉर्निया टोपोग्राफी की हम बात करेंगे या कॉर्निया की और चीज़ें हम स्पेशली कॉन्टेक्ट लेंस पेटिंग में करेंगे, तो ये चीज़ हमारा काम बहुत जाएगा कि जी प्रोलेट और ओवलेट ये चीज़ें क्या है, लेकिन थोड़ा सा इधर मैंने इसका जिक्र इसलिए किया। अच्छा, इसके अलावा से हम यही डिस्कशन, जितना भी डिस्कशन हमने किया, हमें पता चल गया कि कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट है, एवास्कुलर टिश्यू भी है, और उसका इंटीरियर सरफेस जो है, पोस्टीरियर सरफेस वो स्मूथ भी है, इंटीरियर सरफेस उसका कन्वेक्स है, पोस्टीरियर सरफेस जो है उसका कनकेव है, ये सारा डिटेल हमें मिल गया, ठीक है। अब फंक्शनल डिमांड क्या है कॉर्निया, कॉर्निया से हमारा डिमांड क्या है, कॉर्निया क्या करेगा। सबसे पहले कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो उससे लाइट रेज जो है वो आसानी से रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है, जो रिफ्रैक्शन में उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसके अलावा जो है उसका कॉर्निया का स्ट्रक्चर इतना इनफ स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आपके इंट्राकुलर प्रेशर को मेंटेन रखे, आई बॉल को एक प्रॉपर शेप दे दे, और उसके साथ साथ थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी दे दे कॉर्निया। आगे हम इसकी बाकी स्ट्रक्चर को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है कुछ फंक्शन जो है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी से हम उसकी लेयर की बात करेंगे, लेकिन लेयर से पहले हम थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजी और जनरल कंपोजिशन की बात करेंगे। जब हम जनरल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन कॉर्निया की बात करें तो याद रखें सबसे ज्यादा जो है आपकी कॉर्निया में वो 78% वाटर है, और इसके अलावा जो है 15% आपका कोलेजन फाइबर, सबसे वाटर के बाद जो है सबसे ज्यादा अमाउंट जो आपके कॉर्निया का है वो कोलेजन फाइबर। अब कोलेजन फाइबर में देखें सबसे ज्यादा कोलेजन फाइबर टाइप 1, अब देखिए 50 से लेकर 55% आपकी टाइप 1 कोलेजन फाइबर, स्पेशली जब हम कॉर्निया की लेटरल लेयर की बात करें, स्पेशली ये कोलेजन फाइबर आपके स्ट्रोमा में बहुत ज्यादा है। इससे देखिए बहुत ज्यादा सेकंड नंबर जो है ज्यादा, सबसे ज्यादा आपके कोलेजन फाइबर जो है वो कोलेजन फाइबर 6 है, और इसके अलावा सबसे लेस अमाउंट में जो है वो आपके पास कोलेजन फाइबर टाइप 3 है। तो टाइप 1 याद रखें सबसे ज्यादा है और टाइप 3 सबसे कम है, ये कोलेजन फाइबर हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इसके अलावा कुछ प्रोटीन भी है आपके कॉर्निया में, तो कितनी परसेंट प्रोटीन आपके कॉर्निया में मौजूद है, तो 5% आपके कॉर्निया में प्रोटीन मौजूद है। इसके अलावा केराटिन सल्फेट जो है वो 0.7% है, कॉन्ड्रोटिन जो है या डर्मेटिन सल्फेट जो है वो 0.3% है, हाइलुरोनिक एसिड जो है वो भी आपके कॉर्निया में पाया जाता है, मिला हुआ है, और इसके अलावा 1% जो है ये साल्ट है। दिस इज समथिंग अबाउट द जनरल कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन क्रिस्टलाइन, नॉट लेंस बट द ह्यूमन कॉर्निया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम एम्ब्रियोलॉजी की थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा डिटेल की मैं डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि कॉर्निया की डिटेल एम्ब्रियोलॉजी, मैंने जो एम्ब्रियोलॉजी ऑफ आई का लेक्चर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दूंगा, वहां आप जाकर बाकी डिटेल एम्ब्रियोलॉजी आप वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ में मैं स्पेसिफिकली कॉर्निया के हवाले से कुछ बात करूंगा। देखिए सबसे पहले मैंने वहां पे भी आपको डिस्कस किया कि सबसे पहले आपका लेंस प्लेकार्ड बनता है, फिर लेंस फिट, और फिर वैसा लेंस वेजिकल, सारी चीजें बन गया। तो जब आपका लेंस वगैरह बन चुका है तो लेंस और ऑप्टिक कप जो है वो आपकी कॉर्निया की फॉर्मेशन जो है उसको इंड्यूस कर देता है कि अब जब लेंस बन गया है, जब कप बन गया है, तो अब वो इंड्यूस कर देता है कि जी कॉर्निया का फॉर्मेशन भी स्टार्ट होना चाहिए।
कितने वीक्स का होता है? तो 7th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लैब में आपका कॉर्निया की ओरिजिन जो है, उसका फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। कॉर्निया के एपिथेलियम की अगर हम बात करेंगे तो वो सर्फेस एक्टोरम से राइज है, सर्फेस एक्टोरम से कॉर्निया के एपिथेलियम आए हैं। बोमिन मेम्ब्रेन की बात करें तो वो मेसेनकाइमल ओरिजिन है। स्ट्रोमा की अगर हम बात करें तो स्ट्रोमा एडरसेल वो भी मेसेनकाइमा से है, लेकिन उसमें जो नर्व जा चुका है वो न्यूरल क्रस्ट से है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्राइजेमिनल नर्व का जो स्पेशली ब्रांचेस जो है जो कॉर्निया को सप्लाई करेंगे, लास्ट में मैं डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ। सो वो नर्व जो है वो न्यूरल क्रस्ट से राइज है, बाकी स्ट्रोमा जो है वो भी मेसेनकाइमा से राइज है। हम डेस्मेंट मेम्ब्रेन की बात करें तो डेस्मेंट मेम्ब्रेन इज एक्चुअली द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम। ये एंडोथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो इसलिए डेस्मेंट मेम्ब्रेन ने जो बनाना है वो एंडोथेलियम जो है उसको बनाएगा, और एंडोथेलियम जो है वो सेल्फ जो है वो न्यूरल क्रस्ट से राइज है। ठीक है, ये हो गया कॉर्निया एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से। अब हम आ रहे हैं कोई हिस्टोलॉजी, और हिस्टोलॉजी में स्पेशली हम डिफरेंट लेयर ऑफ द कॉर्निया को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक आप हम सब लोग जो है 5 लेयर ऑफ कॉर्निया को डिस्कस कर रहे हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर भी है कि एपिथेलियम है, बोमिन है, स्ट्रोमा है, डेस्मेंट मेम्ब्रेन है और एंडोथेलियम है। लेकिन 2013 में जो है एक नया लेयर जो है वो डेवलप हो चुका है। इसमें ड्वेस ने उसको डिस्कवर किया हुआ है, उस लेयर का नाम है ड्वेस लेयर। अब ये ड्वेस लेयर जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके स्ट्रोमा और स्पेशली डेस्मेंट मेम्ब्रेन के दरमियान उसने वहाँ पे डिस्कवर किया गया है, और ये भी बताया गया है कि ये भी एक टफ लेयर है। ठीक है, और उसने उसने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है, कॉर्निया लिया हुआ है, और फिर कॉर्निया से है उसको डिफरेंट एरिया में उसको नॉर्मल सलाइन जो है उसकी वजह से उसमें थोड़ी सी वाटर वगैरह उसका एडिशन किया हुआ है। तो उसको एक चीज़ नज़र आ गई कि यार स्ट्रोमा और डेस्मेंट मेम्ब्रेन के दरमियान भी कुछ सेपरेशन उनको मिल गया। तो उस सेपरेशन के बाद उसने कहा कि यार यहाँ पे हो सकता है कोई नया लेयर, और फिर सब रिसर्च और नॉलेज के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी के बाद वेस्ट ने नया लेयर डिस्कवर किया 2013 में, जिसका नाम है वेस्ट लेयर। सो यानी अभी हम 6 लेयर डिस्कस करेंगे, और आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं ABCDE से, ABCDE से। ऐसे इंटीरियर एपिथेलियम लेयर सबसे ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज एपिथेलियम लेयर, और बिल्कुल एपिथेलियम लेयर के नीचे आपका बी बोमिन लेयर है। तो यहाँ पे आपके सेंट्रल स्ट्रोमा जो 90 और 80% कॉर्निया जो है स्ट्रोमा ने बनाया हुआ है। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि दिस इज योर डेस्मेंट मेम्ब्रेन, और डेस्मेंट मेम्ब्रेन जो है दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम, और इसी डेस्मेंट मेम्ब्रेन और स्टोमा के दरमियान आप एक और डी लगाए, वो आपका हो गया डॉस लेयर। सो यही चीजें हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करें, वन बाय वन ईच लेयर को हम डिटेल से डिस्कस करें। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं इंटीरियर एपिथेलियम से। अब एपिथेलियम देखिए, कॉर्निया के जो एपिथेलियम है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड है। अब इसका क्या मतलब है, इस एक सेंटेंस में पूरा सारी चीजें जो है आपको क्लियर किया गया है। जैसे हमारे स्किन के भी एपिथेलियम है, लेकिन वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, उसमें केराटिन जो है वो मौजूद है। आपकी कॉर्निया की सरफेस एपिथेलियम जो है स्पेशली, उसमें केराटिन मौजूद नहीं है। द सेकंड थिंग इज स्ट्रेटिफाइड मीन लेयर में, दिस इज नॉट अ सिंगल लेयर। आप कॉर्निया के एपिथेलियम की हम बात करें तो ये सिंगल लेयर एपिथेलियम नहीं है, बल्कि वो डिफरेंट लेयर जो है आपको मौजूद है। और स्क्वेमस, आपको हिस्टोलॉजी का वही रूल्स याद है कि जब एपिथेलियम लेयर में अरेंज हो जाए तो उसका नाम हम देंगे स्ट्रेटिफाइड, और जो सरफेस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर जैसा ही होगा उसी ही के बेस पे हम उसका नाम देंगे। अब हमारे जो सरफेस एपिथेलियम है वो स्क्वेमस टाइप का है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नाम दिया है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस और नॉन केराटिनाइज्ड। ये चीज हो गया। तो सेकंड थिंग याद रखिए, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि आपकी कंजक्टाइवल के एपिथेलियम जो है वो आपकी बल्बर कंजक्टाइवा के एपिथेलियम के साथ लिम्बस में कनेक्टेड हो चुका है, उसके साथ मिला हुआ है। लेकिन अब कॉर्निया के एपिथेलियम में और कंजक्टाइवल के एपिथेलियम में कुछ फर्क है। अब वो फर्क यह है कि कंजक्टाइवल के एपिथेलियम जो है वहां पे जगह जगह दरमियान में स्कैटर्ड सेल होते हैं, जिसका नाम है गॉबलेट सेल, जो कि यूनोकुलर सेल है। ठीक है, और एक म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड जो है यूनिसेलुलर ग्लैंड है। ठीक है, दिस यूनिसेलुलर ग्लैंड स्कैटर्ड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कंजक्टाइवा, और जो म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज वहां पे हो गया है। लेकिन आपके कंजक्टाइवा के सॉरी कॉर्निया के एपिथेलियम में कोई गॉबलेट सेल आपको नहीं मिलेगा। एक फर्क याद रखिए, और ये याद रखिए कि कंजक्टाइवल एपिथेलियम जो है वो कॉर्निया के एपिथेलियम के साथ लिम्बस में कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, इसी एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो 50 से लेकर 90 माइक्रोमीटर उसकी थिकनेस है, और ये कुछ एक लेयर नहीं, मैंने आपको बताया कि 5 से लेकर 6 लेयर मौजूद है। ऑल जो है वो न्यूक्लिएटेड सेल है। ठीक है, अगर हम डाउनवर्ड से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपका यही बेजल सेल आएगा, डाउनवर्ड ये बेजल सेल है, फिर दरमियान में वेंग सेल है, और फिर सबसे ऊपर जो है सुपरफिशियल जो है आपके सरफेस सेल या सुपरफिशियल सेल।
हम इसी एक सेल जो है वन बाय वन बेजल सेल पे डिस्कशन करेंगे, वेंग एंड सुपरफिशियल सेल जो सरफेस सेल है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेजल सेल। तो बेजल सेल सबसे डीपेस्ट सेल है, याद रखें, और ये बिल्कुल आपकी ये मोबोमिन लेयर है। तो मोबोमिन लेयर के ऊपर जो है यहाँ पे आपको मिलेगा ये सिंगल लेयर सेल है। ये देखें, ये सिंगल लेयर है, कॉलमनर टाइप सेल मौजूद है। उसकी बेसिस को आप देखें तो ये फ्लैट है, और इसकी हेड देखें तो ये राउंड है, राउंड हेड, फ्लैट बेसिस, कॉलमनर इन शेप। और इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर देखिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे मौजूद है, ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और इसको क्रॉस करेंगे तो नीचे ये आपकी बोमिन लेयर मौजूद है। सो अ सिंगल कॉलमनर शेप, फ्लैट बेस, राउंड हेड और ओल शेप न्यूक्लियस। ओल शेप क्या है? उसमें ओल शेप न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस देखें, न्यूक्लियस क्या है कि ये ओरिएंटेड पैरेलल टू द सेल लॉन्ग एक्सिस। अब सेल की लॉन्ग एक्सिस क्या है? अब देखिए, ये सेल की लॉन्ग एक्सिस है, यहाँ से लेकर यहाँ पे। सो इसी डायरेक्शन में जो है आपका ये जो ओवल न्यूक्लियस यहाँ पे ये अरेंज है। एक और बात याद रखें कि यहाँ पे जो सेल है, ये बेजल पार्ट है, ये एपिकल पार्ट है। तो न्यूक्लियस जो है थोड़ी सी टुवर्ड द एपिकल पार्ट है, टुवर्ड द एपिकल पार्ट न्यूक्लियस जो है यहाँ पे मौजूद है। और एक इंपॉर्टेंट लेयर, दिस इज आल्सो कॉल्ड जर्मिनेटिव लेयर ऑफ एपिथेलियम, कि यही बेजल सेल है। लेटर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे माइटोसिस होकर नए सेल जो है वो बन रहे हैं, और ओल्ड सेल जो है वो यहाँ से उसकी वॉश आउट जो है वो हो रही है। ठीक है, याद रखें, इसका आल्सो कॉल्ड जर्मिनल लेयर ऑफ द एपिथेलियम। इसके बाद अगर हम मिडिल लेयर की बात करें, जो अम्ब्रेला सेल भी कहते हैं और वेंग सेल भी है, बिकॉज अम्ब्रेला सेल इसलिए कहते हैं वेंग सेल कि उसकी जो इंटीरियर सरफेस है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो लाइक ऐसे हैं, कुछ ऐसे सेल हैं। ठीक है, ये उसका जो कन्वेक्स साइड है ये इंटीरियर साइड में मौजूद है, और ये कनकेव जो है ये डाउनवर्ड अटैच हो चुका है। जो बेजल लेयर है, जो कॉलमनर टाइप सेल है, उसके साथ ये अटैच है। ठीक है, इसमें भी ओवल न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ पे भी ओवल न्यूक्लियस मौजूद है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि ये इसी ही कॉर्निया के सरफेस के साथ ऐसे पैरेलल ओरिएंटेड हो चुका है। ये देखिए, ये एपिकल पार्ट में यहाँ पे ओवल न्यूक्लियस था, ये ऐसे से अरेंज था, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेल। यहाँ पे भी ओवल सेल है, सॉरी ओवल न्यूक्लियस है, और ये कॉर्निया के सरफेस के साथ पैरेलल ओरिएंटेड हो चुका है। और ये दरमियान मौजूद है, किस सेल के? बेजल सेल के दरमियान मौजूद है, और उसके ऊपर क्या होगा? सुपरफिशियल सेल जो है वहां से मौजूद होगा। ठीक है, और यही वेंग सेल जो है, ये भी तकरीबन अगर हम बात करेंगे तो 1 से लेकर 2 लेयर तक आपकी वेंग सेल भी मौजूद है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दरमियान में। ये आपकी वेंग सेल यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे सुपरफिशियल सेल की। सुपरफिशियल सेल लेके वो भी 2 से लेकर 3 लेयर आप सेल है, पॉलीहेड्रल इन शेप है, और फ्लैट है टुवर्ड द सरफेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये आपकी बेजल सेल, ये आपका वेंग सेल, टू लेयर, और यहाँ से 2 से लेकर 3 लेयर आप तक ये जो फ्लैट सरफेस है, दिस इज योर सुपरफिशियल सेल, दिस इज योर सरफेस एपिथेलियम। और सरफेस एपिथेलियम देखें कि वो फ्लैट सेल है, देखें स्क्वायर लाइक जो स्क्वेमस सेल है। ठीक है, और इसमें भी ओवल न्यूक्लियस, इसमें भी ओवल न्यूक्लियस। अब इसी फ्लैट सेल की जो स्क्वेमस सेल है, इसमें भी न्यूक्लियस है, लेकिन वो फ्लैट न्यूक्लियस है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसका न्यूक्लियस जो है वो टुवर्ड द बेजल पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसके साथ बैकवर्ड पुश हो चुका है। तो जब ये न्यूक्लियस बैकवर्ड पुश हो चुका है, तो उसका इंटीरियर सरफेस जो है, वो इंटीरियर सरफेस बहुत स्मूथ है। सो इसलिए कॉर्निया का इंटीरियर सरफेस जो है वो क्या है? वो बहुत स्मूथ सरफेस है। और इसी ही स्मूथ सरफेस ऑफ द सरफेस एपिथेलियम से सम हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो है, माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो बाहर आ चुका है। ठीक है, जिसका नाम है माइक्रोवेलाई। क्या नाम है इसका? इसका नाम है माइक्रोवेलाई। अब ये माइक्रोवेलाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीयर रिटेंशन में। आपके टीयर की जो लेयर है, स्पेशली जो ग्लाइकोकैलिक्स, और इसके अलावा जो है हम उसकी बात करेंगे, म्यूसिन लेयर की बात करें, म्यूकस लेयर जो है वो इसी ही माइक्रोवेलाई के जरिए से अटैच हो चुका है टुवर्ड द सरफेस एपिथेलियम, और इसके साथ जो है टाइटली अटैच है। अच्छा, ये सब कुछ था अबाउट एपिथेलियम। हम कुछ और डिटेल से हम बात करेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। तो एपिथेलियल सेल देखिए, कार्निया की जो एपिथेलियल सेल है उसमें भी ऑर्गेनेल्स मौजूद है, कि जो कि बॉडी के दूसरे जो मेटाबोलाइजिंग सेल है, उसी तरह इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया और ये सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन अगर हम विंग सेल की बात करेंगे और या एपिथेलियम की बात करेंगे, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये चीजें बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम बेजल सेल की बात करें तो बेजल सेल में इसकी अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं है। और इसके अलावा जो आपके सुपरफिशियल और विंग सेल है, उसमें ग्लाइकोजन की काफी अमाउंट जो है, हाई ग्लाइकोजन कंटेंट भी मौजूद है।
और लेटर मैं डिस्कस करूंगा यही ग्लाइकोजन कंटेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिशन ऑफ द कॉर्निया। अच्छा, यही एपिथेलियम जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि ये लिम्बस में जो है उसके साथ अटैच हो चुका है बल्बर कंजक्टिवा के साथ। एक इम्पॉर्टेंट चीज और भी है, यही कॉर्निया एपिथेलियम जो है जब लिम्बस में चले जाता है तो लिम्बस में देखिए ये फोल्ड बनाते हैं, देखिए ये कोई रेडियल सा फोल्ड बन चुका है। अब ये रेडियल फोल्ड क्या है? ये रेडियल फोल्ड इज नथिंग बट इट इज ड्यू टू द कंजक्टिवा। ये यही एपिथेलियम है, यही एपिथेलियम जो है, लेकिन ये लिम्बस में वहां पे क्या हो चुका है कि लिम्बस में यही एपिथेलियम जो है उसने लेयर बनाया हुआ है और एक पोल सा बन चुका है। अब लिम्बस में यही एपिथेलियल सेल जो है, जो कि लिम्बस में उसने एक रेडियल फोल्ड बनाया है, तो इस फोल्ड का नाम है पेलिसिड ऑफ यॉर्क, पेलिसिड ऑफ यॉर्क। ठीक है, तो अब ये पेलिसिड ऑफ यॉर्क जो है, यही फोल्ड ऑफ एपिथेलियल सेल जो आपके लिम्बल एरिया में आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और एक्चुअल यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेम सेल है, यहाँ बहुत ज्यादा स्टेम सेल यहाँ पे मौजूद है। अब ये पेलिसिड ऑफ यॉर्क क्या कर रहे हैं कि ये अगर कोई यहाँ पे कॉर्निया में लेट्स सपोज अगर कोई एपिथेलियम की जरूरत है तो यहाँ से अमोबाइड मोमेंट के जरिए एपिथेलियम जो है कॉर्निया को प्रोवाइड देता है। हाइपोथेसिस एक्स वाई जी हाइपोथेसिस आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें भी यही बात है कि पेरिफेरी से भी स्टेम सेल जो है वो मौजूद होते हैं और जब भी जरूरत पड़ जाए तो वो स्टेम सेल जो है वो मूवमेंट स्टार्ट करता है टुवर्ड द कॉर्निया और वहां पे कॉर्निया में जो डिफिशियंसी है उसको फिल कर देता है। एक और इम्पोर्टेंट काम जो यहाँ पे लिम्बल स्टेम सेल कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। यूजुअली अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांस यही लिम्बल सेल जो है, ये लिम्बल स्टेम सेल जो है, ये कुछ केमिकल सिक्रीट करता है जो एंटी वीजीएफ होता है, वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। सो एंटी वीजीएफ अगर ये प्रोडक्ट सिक्रीट कर देता है तो उसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि देखे कोई भी ब्लड वेसल जो है उस इसी लिम्बल वेसल को जो है, स्पेशली ये जो लिम्बल क्या है स्टेम सेल है, उस स्टेम सेल को क्रॉस नहीं कर। देखे यहाँ पे सबको, यहाँ पे आपको वो नजर आ रहे हैं ब्लड वेसल, लेकिन कोई भी ब्लड वेसल नॉर्मल कंडीशन में कॉर्निया पे नहीं जा रहा, विकास यहाँ पे वो केमिकल सिक्रीट कर देते हैं और जैसे ये ब्लड वेसल यहाँ पे आ रहे हैं तो आगे ये ग्रो नहीं कर रहा। लेकिन आपने देखा हो कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक अगर कोई बर्न हो जाए, कोई केमिकल बर्न हो जाए या और कोई जिसकी वजह से यही लिम्बल स्टेम सेल जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, सो देयर विल बी नोबडी टू सिक्रीट एंटी वीजीएफ और यही ब्लड वेसल जो है ये फिर ग्रो स्टार्ट करता है एट द सरफेस ऑफ कॉर्निया और फिर कॉर्निया को वस्कुलराइज कर देता है और कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को डैमेज कर खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि फेलिसिड ऑफ यॉर्क क्या है। ये आपकी लिम्बल में यही एपिथेलियल सेल जो है वहां पे फोल्ड फॉर्म में जमा हो चुके हैं। ये इसकी कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है। अच्छा, हम एपिथेलियल की टर्म की बात करेंगे तो याद रखिए पहले लोग ये सोच रहे थे कि जी एपिथेलियम जो है वो हर वीकली बाद जो है उसमें डिवीजन हो रही है और कुछ ओल्ड सेल जो है वो रिप्लेस हो रहे हैं, नया सेल वो आ रहे हैं। बेसल सेल में डिवीजन हो रहे हैं, वो ऊपर आ रहे हैं, उससे वेंग सेल और फिर सुपरफिशियल फ्लैट सेल बनता है और सुपरफिशियल फ्लैट सेल जो है वो हर वीकली बाद वो क्या हो रहा है उसकी रिप्लेसमेंट हो रही है। बट आजकल ये डिस्कवर किया गया है कि ऐसी बात नहीं है। उसने कहा कि जो जर्मिनेटिव लेयर है लिम्बस में, याद रखिए कि लिम्बस के एरिया में भी आपके बहुत ज़्यादा सेल हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वहाँ पे लिम्बस में क्या मौजूद है, आपके स्टेम सेल मौजूद है। तो लिम्बस में आपके स्टेम सेल मौजूद है, वो स्लोली बहुत वेरी स्लो स्पीड से वो अपनी ग्रो कर रही है। यहाँ पे लिखा है कि 1 2 3 माइक्रोमीटर पर वीक जो है उसकी ग्रो हो रही है, वो सेंटर की तरफ आ रही है कार्निया को। लेकिन अगर हम इस स्पीड की बात करेंगे तो ये ईयर लगेगा कि वो सेंटर की तरफ आएगा। सो एक नया हाइपोथेसिस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है एक्स वाई जी हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस जो है 1983 में ब्रेंडजीन और उसके कुलीग ने ये पेश किया था। उसमें क्या बता रहा है, उसमें एक्सपेरिमेंटली कुछ एविडेंस दिया हुआ है कि देखें कि कॉर्निया की बेजल वहाँ पे लिम्बल जो वो है एपिथेलियम जो है, लेकिन वो लिम्बस में जो बेजल मसल मौजूद है वो और कार्निया की बेजल सेल जो है, ये दोनों कार्निया के एपिथेलियम का सोर्स है। सिर्फ वो जो लिम्बल स्टेम सेल है वो नहीं है, आपकी बेजल सेल जो है तो कॉर्निया वो भी और लिम्बल में जो सेल मौजूद है वो भी, वो एक सोर्स है कॉर्निया एपिथेलियम को। ठीक है, और यहाँ पे एक बैलेंस होना चाहिए। किस चीज के बैलेंस होना चाहिए कि डिवीजन, माइग्रेशन एंड शील्डिंग। एक मिनट में आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाए, लेट्स सपोज यहाँ पे लिम्बल सेल है, ये वाई क्या है, यहाँ पे लिम्बल सेल है जो सेंट्रीपिटल मोमेंट, यहाँ से सेंट्रीपिटल मोमेंट ऑफ सेल हो रही है, मतलब लिम्बल साइड से यहाँ पे सेल आ रही है टुवर्ड द सेंटर, बिकॉज यहाँ पे अभी ये गैप जो है फिल करना है। एक्स क्या है, एक्स वो सेल है जिसने सरफेस को आप छोड़ दिया है, ये वो सेल है जो इस सरफेस से शेड ऑफ हो चुका है, शेडिंग उसका हो गया है।
अब यहाँ से माइग्रेशन हो रही है सेल की, और एक्स क्या है, देखिए एक्स ये है कि यहाँ पे बेजल सेल जो है उसमें माइटोसिस हो रही है और कोई नया सेल जो है वो बन रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये एक्स जो है ये दोनों के बराबर होना चाहिए, कि जितना सेल जो है वो उसकी माइटोसिस जितनी हो रही है और जितनी सेल जो है वो उसकी माइग्रेशन हो रही है, ये सब जो है वो एक्स के बराबर होना चाहिए। मतलब जितने सेल ने सरफेस को लीव किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ से 5 फॉर एग्जांपल 10 सेल जो है वो इस सरफेस से शेड अप हो चुके हैं। सो यहाँ से भी कुछ 5 सेल आएँगे, 5 सेल जो है वो अमीबाइड मूवमेंट करके सेंटर में आएँगे और 5 सेल जो है वो बेसल स्टेम सेल जो है, यहाँ पे जो बेसल सेल है, नॉट बेसल स्टेम सेल, जो बेसल सेल है वो माइटोसिस करके 5 सेल यहाँ से आएँगे। सो 5 सेल नीचे से आ रहे, बेसल लेयर से आ रहे, और 5 सेल जो है वो इसी साइड से जो है माइग्रेशन करके यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है? सो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हाइपोथेसिस ये बता रहे हैं कि कॉर्नियल एपिथेलियम जो है यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, बैलेंस हो रहा है किस चीज़ का? स्लॉगिंग का, मतलब शेडिंग का हो रहा है सेल सरफेस से, और साथ-साथ में जो सेल डिवीजन हो रही है बेसल लेयर में, और रिन्यूअल ऑफ सेल जो है बाय सेंट्रीपिटल माइग्रेशन। तो यहाँ से सेंट्रीपिटल माइग्रेशन हो रही है, यहाँ से सेल जा रही है, यहाँ से सेल आ रही है। तो इन सारी चीज़ों का आपस में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप यहाँ सोच रहे हैं कि कॉर्निया की जो शेडिंग हो रही है, कॉर्निया की सरफेस एपिथेलियम की जो शेडिंग हो रही है, उसको रिप्लेस कैसे किया जा रहा है और कौन यहाँ पे आ रहे हैं? तो सेंट्रीपेटल मूवमेंट ऑफ द सेल भी हो रही है और साथ-साथ में प्रोलिफरेशन ऑफ बेसल सेल भी हो रही है। यहाँ तक हम सब कुछ डिस्कस करते हैं एपिथेलियम के हवाले से। अब एपिथेलियम के नीचे जो है आपकी बी वाला लेयर है, बोमिन लेयर है, ठीक है? इसको कभी-कभार हम इंटीरियर लिमिटिंग लेमिना भी कहते हैं। अब ये देखिए, ये सबसे एपिथेलियम के नीचे, एपिथेलियम के बेस मेम्ब्रेन के नीचे है, ये भी एक मॉडिफाइड रीजन ऑफ द इंटीरियर स्ट्रोमा है। इंटीरियर स्ट्रोमा में देखिए, टेबल के स्ट्रोमा के इंटीरियर सरफेस पे मौजूद है और एपिथेलियम के बैक सरफेस पे मौजूद है, उसके दरमियान ये सैंडविच हो चुका है। अब ये लेयर देखें, तो ये एसेलुलर होमोजेनियस ज़ोन है, एसेलुलर होमोजेनियस ज़ोन है। उसकी थिकनेस आप देखें तो 8 से लेकर 12 या 14 माइक्रोमीटर उसकी थिकनेस है। अब उसकी इंटीरियर सरफेस बोमिन मेम्ब्रेन के आप देखें तो वो स्मूथ है एंड पैरेलल विद द कॉर्निया सरफेस, ठीक है? लेकिन उसके इंटीरियर जंक्शन जो है वो कॉर्निया और लिम्बस के, अब देखें मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि यहाँ पे जो एपिथेलियम लेयर है ये बैक जाकर लिम्बस में स्क्लीरा के सॉरी बल्बर कंजक्टिवा का जो एपिथेलियम है उसके साथ मिल रहे हैं। लेकिन ये वाले जो बोमिन लेयर है यहाँ से जा रहे हैं, तो ये यहाँ से जाकर आपकी जो कंजक्टिवल स्ट्रोमा है उस कंजक्टिवल स्ट्रोमा में आपने आपको मिला रहे हैं, ठीक है? अगर आप इसी बिल्कुल इसी के ऊपर चले जाएँ बोमिन लेयर के और लिम्बस तक चले जाएँ, तो लिम्बस में जब ये खत्म होगा तो कंजक्टिवल स्ट्रोमा वहाँ पे स्टार्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि आपको ये सारी चीज़ें याद होगी कि बोमिन लेयर इज़ एसेलुलर होमोजेनियस लेयर है। उसकी थिकनेस क्या है? उसकी इंटीरियर सरफेस जो स्मूथ है, ठीक है? पोस्टीरियर सरफेस जो है वो इंटीरियर स्ट्रोमा के साथ लगा हुआ है, और लिम्बस में ये देखकर तो लिम्बस में ये कंजक्टिवा की जो स्ट्रोमा है उसके साथ ये मिल चुका है। ठीक है, अगर हम मज़ीद डिटेल इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें एक मेशवर का फाइन कोलेजन फाइबर ऑफ यूनिफॉर्म साइज है ना ग्राउंड सब्सटेंस, कि कुछ ग्राउंड सब्सटेंस है, उस ग्राउंड सब्सटेंस के दरमियान जो है एक नेटवर्क मौजूद है। किस चीज़ का नेटवर्क? कोलेजन फाइबर की नेटवर्क मौजूद है। और ग्राउंड सब्सटेंस जो है स्पेशली वो ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेन होता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जो है इसके पोस्टीरियर देखें तो पोस्टीरियर ये किसके साथ अटैच है? इंटीरियर स्ट्रोमा के साथ जो है कुछ फाइबर के ज़रिए से उसके साथ अटैच है। और यही कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट जो है कोलेजन फाइबर की के बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हो चुका है। इसी स्ट्रेंथ की, इसी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट की वजह से ये बोन मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं। और ये स्ट्रेंथ का फ़ायदा क्या है कि अगर कोई ट्रॉमा होता है तो इस ट्रॉमा को ये रेजिस्ट कर देता है कि बाकी कॉर्निया को डैमेज ना करे, ठीक है? मैकेनिकल ट्रॉमा को भी अगर कोई इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म भी जा रहे हैं एंटीरियर साइड से, तो वो ऑर्गेनिज्म को भी अलाउ नहीं कर देते कि वो डीप ट्रॉमा के लेवल तक चला जाए। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्निया के इंटीरियर सरफेस, अगर आप देखें तो ये मोज़ेक अपीयरेंस आपको मिलेगा। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप कॉर्निया पे कोई प्रेशर डाल रहे हैं, स्पेशली अगर आप कोई इंडेंटेशन कर रहे हो या कॉर्निया के अगर सडन हाइपोटोनिक वो जो है प्रेशर जो है आई आई का जो प्रेशर है, ओकुलर प्रेशर अगर वो सडनली रिड्यूस हो जाए, तो ये इंडेंटेशन या प्रेशर रिड्यूस होने से क्या होता है कि हमने जो प्रीवियसली बोमिन मेम्ब्रेन पे जो प्रेशर था वो प्रेशर हमने उसमें रिलीज कर दिया। अब जैसे ही आपने प्रेशर रिलीज कर दिया बोमिन मेम्ब्रेन पे, तो उस प्रेशर रिड्यूस होने के बाद जो है ये मोज़ेक अपीयरेंस जो है, ये कन्वेक्स रिजिस जो है ये आपको मिलेगा कॉर्निया के सरफेस में। लेकिन ये एक्चुअल जो है इस बोमिन मेम्ब्रेन को लूजनिंग की वजह से ये सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक दफ़ा बोमिन मेम्ब्रेन जो है डैमेज हो गया तो उसकी फिर रिजनरेशन नहीं होगी।
बल्कि उसी डैमेज एरिया में फिर क्या बनेगा, स्कार बनेगा। अगर कोई सुपरफिशियल ट्रॉमा है तो वो एपिथेलियल आकर उस इफेक्ट इसी चीज को कंप्लीट करेंगे, बिकॉज एपिथेलियल में रीजनरेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। लेकिन बोमिन लेयर में देखिए तो वहाँ पे कोई रीजनरेशन की प्रॉपर्टी नहीं है, वहाँ पे अगर कोई डैमेज आ गया, डिफेक्ट आ गया तो वहाँ पे स्कार बनेगा, ठीक है। और इसी बोमिन मेम्ब्रेन को मल्टीपल प्लेसेस पे किसने परफोरेट किया हुआ है, नर्व ने। आगे हम डिस्कस करेंगे कि नर्व जो है वो स्ट्रोमा से बोमिन लेयर को क्रॉस करके इंटीरियर एपिथेलियम लेयर की तरफ आ रहे हैं। तो इसी बोमिन लेयर से डिफरेंट नर्व जो है, डिफरेंट नर्व नहीं लेकिन बट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व जो है उसके एक डिवीजन लॉन्ग नेज़ोसिलरी की जो डिवीजन है वो इससे पास हो चुके हैं। थर्ड नंबर पे हम आ रहे तो स्ट्रोमा की बात करेंगे। स्ट्रोमा को हम सब्सटेंशिया प्रॉपर भी कहते हैं और सेंट्रल स्ट्रोमा भी कह सकते हैं, ठीक है। 80-90% कॉर्नियल थिकनेस जो है वो आपकी स्ट्रोमा की है। आप यहाँ पे थिकनेस देख सकते हैं, अबाउट 500 माइक्रोमीटर थिकनेस जो है वो स्ट्रोमा की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लार्ज स्ट्रोमा, ठीक है। अब इस स्ट्रोमा में क्या क्या चीजें मौजूद है तो याद रखें कि स्ट्रोमा जो है मेनली स्ट्रोमा जो है वो लेमेला से बना हुआ है। अब लेमेला क्या है, लेमेला आप कह सकते हैं कि कोलेजन बंडल। अब कोलेजन फाइबर की बंडल जो है वो इसमें मौजूद है, और इसी कोलेजन बंडल के दरमियान, इस लेमेला के दरमियान आपका मौजूद है प्रोटियोग्लाइकेन। प्रोटियोग्लाइकेन स्पेशली ग्लूकोज अमीनो ग्लाइकेन जो है वो इसी दरमियान में मौजूद है, ग्राउंड सब्सटेंस में मौजूद है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंट लेमेला, अगर मैं आपको यहाँ से शो करूँ तो यहाँ पे देखिए ये एक बंडल है, ये दूसरा बंडल है, ऐसे बंडल जो है, डिफरेंट बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर जो है आपके स्ट्रोमा में, जिसको हम कहते हैं लेमेला। आप एक लेमेला ले तो इस एक लेमेला में देखें तो म, बहुत ज्यादा कोलेजन फाइबर अरेंज होंगे, लेकिन याद रखें कि ईच लेमेला में कोलेजन फाइबर की जो अरेंजमेंट जो है वो पैरेलल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये ले लिया तो इसमें जितने भी फाइबर होंगे कोलेजन फाइबर वो बिल्कुल पैरेलल अरेंज होंगे। इसमें देखें तो ऑल कोलेजन फाइबर जो है वो हॉरिजॉन्टली अरेंज होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें सेंटर में तो सेंटर में आपको नजर आ रहा है, देखिए 200 से लेकर 300 तक बंडल जो है वो सेंट्रली है, और बाकी पेरिफेरल में आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ईच कोलेजन फाइबर की जो है आपको वो भी बता सकते हैं कि उसकी टेक्निस क्या है। लेकिन एक चीज याद रखें, वो कोलेजन फाइबर जो इंटीरियर साइड पे अरेंज है इस साइड पे, उसकी डायमीटर जो है वो कम है, और वो कोलेजन फाइबर जो पोस्टीरियर साइड पे अटैच है उसकी डायमीटर जो है वो ज्यादा है, ठीक है। और स्मॉल पॉपुलेशन दरमियान में कुछ केरेटोसाइट भी मौजूद है। केरेटोसाइट मीन कॉर्निया सेल, यहाँ पे भी केरेटोसाइट जो है दरमियान दरमियान में वो केरेटोसाइट भी मौजूद है। यूजुअली जब हम बात करेंगे स्ट्रोमा के हवाले से बात करेंगे तो स्ट्रोमा में एक चीज याद रखिए कि तकरीबन यहाँ से 200 से लेकर 250 तक जो है लेमेला जो है वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और उसकी थिकनेस जो है अबाउट 2 माइक्रोमीटर आप लिख सकते हैं। ये सारी चीजें होगी। अरेंजमेंट देखें तो लेमेला अरेंज इन लेयर, मैंने आपको पहले बताया था कि वो लेयर में अरेंज है, पैरेलल विद ईच अदर एंड विद कार्नियल सरफेस। एक दूसरे में एक लेमेला में कोलेजन फाइबर जो है बिल्कुल पैरेलल अरेंज है। और एक चीज याद रखें कि वो लेमेला जो है वो कॉर्निया के सरफेस के साथ भी पैरेलल अरेंज है। और यही रीजन है, देखें, यही कोलेजन फाइबर आपके स्क्लेरा में भी मौजूद होंगे, लेकिन स्क्लेरा इज ओपेक, वहाँ पे वो ओपेक है, और कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट है। तो उसका एक रीजन भी है कि कॉर्निया में जो कोलेजन फाइबर की जो अरेंजमेंट हो चुकी है वो अरेंजमेंट बहुत रेगुलर है, और ये रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। बिकॉज उसमें आप देख सकते हैं कि लेमेला जो है वो लेयर में अरेंज है, और एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैरेलल एंड परपेंडिकुलर अरेंज है, लेकिन इरेगुलर बिल्कुल अरेंज नहीं है, ठीक है। अगर आप डीप स्ट्रोमा देखें तो वहाँ पे लेमेला जो है वो स्ट्रिप लाइक रिवर लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे के बिल्कुल राइट एंगल बंद हैं। सुपरफिशियल की अगर हम बात करें, सुपरफिशियल सरफेस पे बिल्कुल सारे लेमेला जो है, सारे बंडल जो है वो पैरेलल अरेंज है। डीप स्ट्रोमा की अगर हम बात करें तो कुछ पैरेलल है तो दूसरा उसके बिल्कुल राइट एंगल पे है। राइट, आगे मैं आपको पिक्चर देखो, राइट एंगल पे भी है लेकिन इरेगुलर बिल्कुल नहीं है। और पेरिफेरी में आप देखेंगे कि कॉर्निया के पेरिफेरी में आप देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा कि जी यहाँ पे से ये बिल्कुल क्या हो गया है, स्लाइटली चेंज गेट इनटू स्क्लीरा फाइबर। और हम लिम्बस में बात करेंगे तो अभी याद रखिए कि कंजक्टाइवल स्ट्रोमा जो है ये लिम्बस में जाकर, लेकिन लिम्बस में उसकी अरेंजमेंट जब इरेगुलर हो जाएगी तो वहां से फिर बनेगा स्क्लीरा। अब ये स्क्लीरा जो है वो एक्चुअली जो है यही फाइबर से बना हुआ है, लेकिन यही फाइबर जब लिम्बस क्रॉस करेगा तो वहां से उसमें इरेगुलरिटी आ रही है।
वो एक दूसरे के साथ टाइटली अरेंज होता है, तो पर वहाँ पे स्क्लीरा बनता है। तो कार्नियल एपिथेलियम बिकम कंटिन्यूअस विद बल्बर कंजक्टाइवल एपिथेलियम। फिर दूसरा बोमिन लेयर जो था वो बिकम कंटिन्यूअस विद कंजक्टाइवल स्ट्रोमा एट द लिम्बस। और फिर इसके नीचे अगर हम बात करेंगे तो कॉर्नियल स्ट्रोमा जो है वो बिकम स्क्लीरा। ठीक है। और हम लिम्बस में बात करेंगे तो कुछ कोलेजन फाइबर ऐसे अरेंज है, वो आपको कुछ सर्कुलर कोर्स बता रहे हैं कि ये उसने कुछ रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो है उसने बनाए हैं। आप इधर देखें यहाँ पे, तो ये वो बंडल है, ये वो लेमिला है। आप हर एक लेमिला में देखें तो ईच कोलेजन फाइबर बिल्कुल पैरेलल है। आप यहाँ भी देख ले, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है लेकिन बिल्कुल इरेगुलर नहीं है। आप इस फाइबर में देखें, ये ईच लेमिला है। ठीक है। और उसके दरमियान यहाँ पे आप देख सकते हैं केराटोसाइड, ये लॉन्ग सेल आप देख सकते हैं कि इन बिटवीन यहाँ पे केराटोसाइड भी मौजूद है। और इसी एक लेमिला और दूसरे लेमिला के दरमियान आप देखें तो उसके दरमियान भी कुछ फाइबर मौजूद है। कुछ कोलेजन फाइबर जो है एक लेमिला और दूसरे लेमिला के दरमियान भी कनेक्शन कर रहे हैं, और इसके दरमियान केराटोसाइड भी मौजूद है, और अमीनो ग्लूकोज अमीनो ग्लाइकेन जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो भी इसी ही में मौजूद है। अब देखिए केराटोसाइड मैंने कहा था कि वो सेल जो कॉर्निया में मौजूद हैं। अब देखिए कि 2.5 से लेकर 5% ऑफ कॉर्नियल स्ट्रोमा की वॉल्यूम जो है वो आपकी केराटोसाइड ने लिया हुआ है। और केराटोसाइड किस लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वहाँ पे जो कोलेजन फाइबर बनता है या प्रोटियोग्लाइकेन बन रहा है स्ट्रोमा में, वो एक्चुअल आपका केराटोप्लास्ट बना रहा है। सॉरी नॉट केराटोप्लास्ट, केराटोसाइड बना रहे हैं। ठीक है। अब केराटोसाइड क्या है, ये एक लॉन्ग थिन प्लेटन सेल है। अप्रोक्सीमेटली उसकी जो 2 माइक्रोमीटर उसकी क्या है थिकनेस है, बिल्कुल कॉर्नियल सरफेस के पैरेलल जा रहे हैं, जैसे आपने लास्ट स्लाइड में देख लिया। ठीक है। उसकी भी न्यूक्लियाई मौजूद है, साइटोप्लाज्म भी, साइटोप्लाज्म जो है उसमें ऑर्गेनेल्स भी मौजूद है। और कहाँ पे ये केराटोसाइड मौजूद है, तो इन बिटवीन ऑफ द लेमेला। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल पैरेलल अरेंज हो चुके हैं, हॉरिजॉन्टली अरेंज हो चुके हैं इन बिटवीन द लेमेला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी सेटेलाइट प्रोसेस जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोसेस जो है वो एक्सटेंड हो चुके हैं और एक दूसरे के आपस में कनेक्शन बन चुके हैं। मतलब एक गैप जंक्शन के जरिए से एक केराटोप्लास्ट एक केराटोसाइड जो है दूसरे केराटोसाइड के साथ अटैच हो चुका है। इस केराटोसाइड के अलावा कुछ वेरी स्मॉल अमाउंट लिम्फोसाइट, मैक्रोपेज और पोलीमार्को न्यूक्लियर सेल मीन ल्यूकोसाइड वगैरह जो है वो भी स्ट्रोमा में पाया जाता है। लेकिन याद रखें वो आपके स्पेशली पेरिफेरल स्ट्रोमा में ज़्यादा होता है, और सेंट्रल कॉर्निया की जो स्ट्रोमा है वहाँ पे मौजूद रही है। बट इन केस ऑफ इन्फेक्शन लाइक केरेटाइटिस, अगर सेंट्रल एरिया में कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो फिर जो है यहाँ से लिम्फोसाइड और मैक्रोपेज जो या पोलीमार्को न्यूक्लियर सेल मीन जो ल्यूकोसाइड वगैरह है, ये भी माइग्रेशन पे स्टार्ट करके सेंटर की तरफ भी चला जाता है। अच्छा, तो ये हो गया स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के बाद अगर हम बात करेंगे तो वो नया लेयर जो मैंने आपको बताया था कि उसको हम रोज लेयर भी कहते हैं। ये 1913 में हरमिंडर जो है उसने नॉटिंघम में यूनिवर्सिटी में डिस्कवर किया गया था, और इसको हम फोर्थ लेयर के तौर पे कंसिडर करते हैं। ऊपर से अगर हम ले लें तो ये फोर्थ नंबर पे आ रहा है। उसकी थिकनेस जो कि 15 माइक्रोमीटर उसकी थिकनेस है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर है और इम्परवियस टू एयर, इस एयर वगैरह बिल्कुल चीज़ें पास नहीं हो रहा। ठीक है। तो इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस इतना जहाँ तक अपडेटेड है वहाँ तक मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा जो हम बात करेंगे डिस्टल मेम्ब्रेन की, हम बात करेंगे तो डिस्टल मेम्ब्रेन को हम पोस्टीरियर लिमिटिंग लेयर भी कहते हैं। ठीक है। ये एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कॉर्नियल एंडोथेलियम की क्या है, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसकी बेसल लेमिना ऑफ द कॉर्नियल एंडोथेलियम है। अच्छा, ये फर्स्ट डेवलप होता है जब बच्चा जो है वो सेकंड मंथ ऑफ gestation में होता है। तीनों एम्ब्रियोलॉजिकल लैब जिस सेकंड मंथ ऑफ gestation स्टार्ट होता है तो उसी टाइम जो है आपकी फर्स्ट डेस्मेंट मेम्ब्रेन जो है वो अपीयर होती है। अब यही डेस्मेंट मेम्ब्रेन जो है वहां से उसका स्टार्ट हो गया, लेकिन ये थ्रू एडल्ट लाइफ जो है ये ग्रो कर रहे हैं। मतलब उसकी थिकनेस अगर आप देखें, बाई उसकी थिकनेस देखें, बाई बर्थ अगर उसकी थिकनेस देखें तो वो अबाउट जो है जस्ट ओनली 3 से लेकर 4 माइक्रोमीटर तक उसकी थिकनेस है। चाइल्डहुड में देखें तो अबाउट 5 माइक्रोमीटर, और अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट आप देख सकते हैं कि 10 से लेकर 12 माइक्रोमीटर उसकी थिकनेस है। ठीक है। अब उसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें दो पोर्शन है। एक पीटल वाला पोर्शन जो इंट्रायूट्राइन लाइफ में डेवलप हो चुका है, पोस्ट नेटल जो आफ्टर बर्थ जो है वो डेवलप हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे स्लाइड में आपको बता रहा हूँ, वो दो लेयर में आपको बता रहा हूँ। याद रखिए डेस्मेंट मेम्ब्रेन जो है ये एक स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट शीट की तरह काम कर रहे हैं, और जितना एज होता है तो टेकन विद एज इन सम क्लिनिकल कंडीशन में ये भी
लाइक डीजेनरेटिव कॉर्नियल में कंडीशन में भी ये थिक होता है, एज के साथ भी और सम पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी। और याद रखिए कि मेजर प्रोटीन जो है डिस्टल मेम्ब्रेन का वो क्या है, वो टाइप 4 कोलेजन फाइबर, मैंने आपको पहले भी बताया कि टाइप 4 कोलेजन फाइबर जो मोस्टली आपके मौजूद है वो कहाँ पे मौजूद है, वो आपकी डिस्टल मेम्ब्रेन में मौजूद है। अब मैं आपको वो बता रहा था कि उसकी दो लेयर है, एक बीटल है और एक उसकी एडल्ट है। अगर आप एडल्ट ह्यूमन ले लें और उसका इंटीरियर टू थर्ड पार्ट जो है डिस्टल मेम्ब्रेन का ले लें, डिस्टल मेम्ब्रेन ले लें एडल्ट का, ठीक है, और उसका ये इंटीरियर वन थर्ड पार्ट जो है ये ले लें, तो अब ये जो इंटीरियर वन थर्ड पार्ट डिस्टल मेम्ब्रेन ये वही बीटल का पार्ट होगा। और बाकी जो चीज़ें हैं ये इसके अलावा जो वन थर्ड के अलावा जो है वो आपका एडल्ट वाला पार्ट होगा। आप बीटल पोर्शन को देख लें अंडर माइक्रोस्कोप देखे तो वो आपको ऐसे लेमिलर अपीयरेंस आपको देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अब देखिए ये इंटीरियर वन थर्ड वाला पार्ट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई लेमिनेटेड क्रॉस सेक्शन में देखें ना, क्रॉस सेक्शन डायग्राम में, तो आपको ऐसा लेमिनर लगेगा कि जी के साथ ऊपर जो है मौजूद है।